नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों तथा समस्त विद्यार्थियों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला अपनी एसएसटी की क्लास में कक्षा 10 की आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए हम आपको एक 77 प्रश्न संख्या से आगे लिए चलते हैं और भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित लेसन से प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। उसके पहले एक निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अत्यधिक लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे और अपने मित्रों से इस पर परिचर्चाएं करते रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में एक दांडी नामक स्थान है जहां पर महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक बंदरगाह है, वहां पर जाकर दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा था। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि दांडी गुजरात का ही एक स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो साबरमती में स्थित गांधी आश्रम से। यहाँ से महात्मा गांधी ने यह यात्रा प्रारंभ किया था, जो कि यहाँ पर अपने 76 अनुयायियों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पर नमक को उबाल कर नमक कानून तोड़ने का एक प्रमुख ऐतिहासिक कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाने वाला अधिकारी कौन था? कि जो 1919 में एक शांतिपूर्ण जुलूस था जिसमें मीटिंग चल रही थी, यह जल्ली नामक व्यक्ति का बाग था, वहाँ पर गोली किसे चलवाया था? तो यह पंजाब के अमृतसर नामक स्थान में है, जो जनरल डायर के अगुवाई में विभिन्न प्रकार के पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर जो एक मेला लगता है बैसाखी के समय, तो उसी स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के ही जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई गई और शांतिपूर्ण जो भीड़ थी वह एक बहुत बड़ी बगावत की स्थिति में चली जाती है और वहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं और हजारों की संख्या में घायल हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका उत्तर है 1928 में। सर जॉन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन 1927 से चलकर 1928 में भारत में आता है, जिसमें भारत के किसी प्रतिनिधियों को भाग उसमें नहीं लिया गया था, जिसके कारण भारत में इसका गो बैक कमीशन के नाम से नारा दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस कमीशन को भारत से जाने के लिए बगावत पर उतर आए और आगे चलकर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ है, जो 1942 में हुआ। उसके पहले भारत में कई आंदोलन हुए, जिसमें से प्रमुख रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन, या कह सकते हैं कि इसी प्रकार से कई आंदोलन हुए जो भारत को आज़ाद कराने में सफलता प्राप्त किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद मठ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो उत्तर है आनंद मठ नाम के जो पुस्तक अब एक उपन्यास के रूप में है, उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को माना जाता है, जिन्होंने आनंद मठ पुस्तक लिखा। और एक बात कही जाती है कि आनंद मठ पुस्तक के उपन्यास के द्वारा ही एक और बात निकल कर आती है कि भारत का जो वंदे मातरम गीत है, यह भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी के प्रमुख सुझावों का उल्लेख कीजिए। उन्होंने कौन कौन से प्रमुख उल्लेख किए हैं? वो यह इस प्रकार से है, सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दी जाएं। दूसरा है, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाए। तीसरा है, सेना तथा पुलिस का बहिष्कार किया जाए। चौथा है, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए। पांचवा है, विधायी परिषदों का बहिष्कार किया जाए। ये प्रमुख रूप से बहिष्कार हैं, जिसमें छठा है मुख्य रूप से
सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए। 7वां है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। 8वां है यही सरकार दमनकारी नीति अपनाए तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का उद्देश्य था। इसको हम सबने असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसमें विदेशी सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे तो वह हमारे प्रति जो उसका एक आक्रोश भाव है वह नम्र भाव में आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भारतीय जितने भी हैं सब एक साथ हो गए हैं, तो वह हमारी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेगा और हमारे भारत देश से वापस चला जाएगा। इसलिए तमाम ऐसे नीतियों को लागू किया गया जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं की होली जलाना या उसे खरीदना ना बेचना या उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं में प्रवेश न लेना, ऐसे कार्यों को किया गया, जिससे यह देखने को मिला कि असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर गया, जो 1919 से चलकर 1920-22 के रूप में बहुत अधिक मात्रा में प्रगति पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किया। उन्होंने चंपारण क्षेत्र का दौरा किया तथा दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। पूछा जाता है कि सबसे पहले विश्व में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया, तो साउथ अफ्रीका से प्रारंभ किया। साउथ अफ्रीका में किस स्थान से किया, तो साउथ अफ्रीका में टालस्टॉय नामक स्थान में टालस्टॉय नाम का एक वहाँ पर आश्रम बनाते हैं और वहीं से सत्य के मार्ग पर चलने वाले इस जो आंदोलन को प्रारंभ करते हैं, जिसमें वहाँ पर रंग भेद नीति को नष्ट करके सत्य का एक आचरण की सभ्यता प्रस्तुत की जाती है और बिना किसी अस्त्र उठाए वहाँ पर लोगों को विजय प्राप्त होती है। उसी सत्याग्रह आंदोलन को जो भारत उपनिवेश हो गया था इंग्लैंड का 1916 से लेकर 1916 में ही भारत उपनिवेश हुआ है अंग्रेज का, तो उसे छुड़ाने के लिए भारत में उन्होंने यह कदम उठाया, जिसमें सत्य के मार्ग पर चलकर बिना किसी शस्त्र को उठाए यह आज़ादी प्राप्त कराने के लिए उन्होंने चंपारण बिहार से प्रारंभ किया और आगे चलकर उन्होंने यह प्रारंभ किया 1917 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर, जहां पर उन्होंने खराब फसल को प्लेग से फैली हुई महामारी से जूझते हुए किसानों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए और उन्हें लगान चुकाने में असमर्थ पाने पर उन्हें सशक्ति के रूप में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत भाषण देते हैं, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ होकर उनकी वस्तुओं को न खरीदने के लिए या उनके यहाँ काम न करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं, जिससे यह सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। आगे चलकर उन्होंने 1918 में अहमदाबाद नामक स्थान पर 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्होंने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। जो मिलों में काम करने वाले लोग थे उन्हें बहुत ही बेहतर ढंग से प्रेरित किया और उन्हें जागरूक किया कि किस तरीके से आप संघर्ष करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं और अपने रोटी रोजी को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम औद्योगिक केंद्र के रूप में देख सकते हैं। और बुनकर को जितने भी थे, जो भी कपड़ा बुनने वाले लोग थे, उनको कारखाने में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास की पुनर्व्याख्या किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी तक सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाए चाहिए। फलतः भारतीयों ने अपने गौरवपूर्ण अतीत के बारे में लिखना शुरू किया, जिसका सामान्य जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। गौरवपूर्ण अतीत की जानकारी से आत्मबल का संचार हुआ, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिल गया। कहने का मूलभूत रूप यह है कि ऐतिहासिक जो जितने भी भारतीय लोग थे, उन्होंने अपने तमाम प्रकार के चिन्हों के माध्यम से तमाम प्रकार के जो लोगों की अवधारणाएं हैं उसको लेकर चलते हुए, एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए, अतीत को जानते हुए, आत्मबल को समझते हुए और सभी को साथ लेकर
भारत की आज़ादी के लिए आगे बढ़े, इसी को हम कह सकते हैं कि इतिहास की पुनर्व्याख्या के द्वारा ही भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जिसमें भारत के लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए कई प्रकार के चिन्ह प्रस्तुत किए, कई प्रकार के अवधारणाएं व्यक्त की, जिसमें भारतीय लोगों को एक जन भावना का जागरण होता है। इसी को हम भारत की राष्ट्र भावना को कहते हैं, जो इतिहास से व्याख्या की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन के 3 आर्थिक प्रभावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर समझ पाएंगे आप कि कौन कौन से वह प्रमुख आर्थिक प्रमुख थे जो कि आंदोलन को प्रभाव रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तर है, असहयोग आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। इससे विदेशी कपड़ों के आयात में कमी आई। जब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान विक्रय होना बंद हो गई जो विदेशी थी, तो इससे क्या हुआ कि विदेशी कपड़ों में जो गिरावट आई, उसकी बिक्री में गिरावट आई और भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ने लगी, जिससे भारतीय बुनकरों को लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन के दौरान लोग केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। इससे भारतीय मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा। तो भारतीय जो रंगरेज थे, भारतीय जो कपड़ा रंगने वाले थे रंगरेज, और जो यहाँ के बुनकर थे, जो कृषक थे, उनकी कीमत बढ़ने लगी और उनका महत्व बढ़ते हुए देखा गया, जिससे यह पता चला कि अंग्रेजों का जो प्रभाव था वह निष्क्रिय होने लगा उनका प्रभाव। आगे चलकर क्या हुआ कि कई व्यापारियों और उद्योगपतियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने तथा विदेशी व्यापार में पैसा लगाना बंद कर दिया। उनको लगा कि हम जब इनका सहयोग नहीं करेंगे, महात्मा गांधी का साथ देंगे और भारतीयों को आज़ाद करने का काम करेंगे, तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भारत के जितने भी लोग हैं जो किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं उनका लाभ होगा और भारत प्रगति करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर असहयोग आंदोलन को एक बल मिला और 3 आर्थिक प्रभावों के कारण इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपन्न किसान समुदाय के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के 3 कारणों का उल्लेख करिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप समझ रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि संपन्न किसान लगान माफ करवाने की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। सविनय का अर्थ है कि विनय पूर्वक किसी प्रकार का हथियारिक प्रयोग न करना, हथियार का किसी प्रकार का प्रयोग न करते हुए अवज्ञा करना, यानी उनकी बातों को ना मानना। तो इसमें संपन्न किसान अपनी जो लगान होती थी, जो राजस्व होता था, लगान को माफ़ करने का प्रयास करते थे कि वे माफ़ करवाएं अंग्रेजों द्वारा। दूसरा है, व्यापारी फसलों में गिरती कीमतों से परेशान संपन्न किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार ने लगान की दरें बढ़ा दी थी, जिससे संपन्न किसानों में संतोष बढ़ गया था। ये समस्त कारण रहे जिससे समुदाय के सविनय अवज्ञा को आंदोलन में भाग लेने के कारण को माना जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग की नीति क्यों अपनाई, भाई उनका सहयोग करना क्यों बंद कर दिया? तो उत्तर है, गांधी जी का विचार था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण चल रहा है। यदि भारतवासी अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज की जो प्रमुख बात है वह स्वयं में भारत की स्थापना हो जाएगी, जिसमें मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले भारत में स्वराज की स्थापना की मांग किया था। इसी कारण गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह एक सपना भी था कि भारत में स्वराज की स्थापना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या महत्व था? तो खिलाफत आंदोलन का अर्थ है कि किसी के खिलाफ आकर उसके खिलाफ जाकर या किसी के खिलाफ आकर एक आंदोलन छेड़ना, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है, तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता अर्थात खलीफा माना जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे अपमानित किए जाने से भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत नामक आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था।
इस प्रकार से यह आप बात समझ पा रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील प्रदान की। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न हो गई। अतः असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, जिससे सिद्ध होता है कि भारत में प्रमुख रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन को कर्णधार अब किया और आगे चलकर यह बहुत ही सिद्ध हुआ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न जरूर आता है, बार बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उस पर थोड़ा छोटे शब्दों में या छोटे लाइनों में व्यक्त करते हुए उसको समझाएं। तो इसको आप समझेंगे कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना अमृतसर में 1919 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन हुई थी। इस दिन अमृतसर की जनता जलियांवाला बाग, जो कि जल्ली नामक व्यक्ति का था, यह अमृतसर में ही है, एक सभा कर रही थी। यह सभा अमृतसर में मार्शल लॉ के विरोध में थी। मार्शल लॉ का अर्थ है कि अंग्रेजों द्वारा ऐसा कानून लागू किया गया था जो प्रमुख रूप से इसकी अवज्ञा करने पर लोगों को डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें किसी भी प्रकार के मुकदमा बिना चलाए फांसी पर भी लटका सकते थे। इसको मार्शल लॉ के रूप में हम जान सकते हैं। और यह कानून ज़्यादातर भारतीयों के लिए लागू होता था। तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी की शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया। इससे सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई तथा सैकड़ों घायल हुए। इसको आप रोलेक्ट एक्ट के तहत भी देख सकते हैं। इसका अर्थ यही था कि किसी भी प्रकार के आप असंतोषजनक कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं पूरे के पूरे भारत देश में, या भारत में ही भारतवासी ऐसा कुछ कार्य नहीं कर सकते जो विदेशों के खिलाफ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभावों का वर्णन करिए। उत्तर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव स्वरूप सारे देश में रोष की लहर फैल गई। अब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जनता का संग्राम बन गया। इसमें श्रमिक, किसान, विद्यार्थी आदि भी शामिल होने लगे। अब स्वतंत्रता आंदोलन में भूत जोश भर गया तथा संघर्ष की गति बहुत तीव्र होने लगी। इस प्रकार से यह समझ में आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही भारत में यह देखने को मिला कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे, उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि पंडित क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने मानद खा की उपाधि को त्याग दिया। और यहाँ पर जो हमारे देश के माने जाते हैं एक प्रकार से गुरु की उपाधि उनको भी मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना सर की उपाधि त्याग दिया। तो कई जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों का भरपूर विद्रोह किया, जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिए यह बल मिला। और विद्यार्थी, श्रमिक जितने भी थे सब ने अपने आप को उनसे अंग्रेजों के जितने भी थे सब स्थानों को त्याग दिया और त्याग करके संग्राम में शामिल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है दिसंबर 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया तथा कांग्रेस को उचित अवसर पर सबने अवज्ञा का आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इस तरीके से यह प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, गिरमिटिया मजदूर कौन थे। तो उत्तर समझिए कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि देशों में एक अनुबंध के तहत भेजा जाता था, जिसे प्रमुख रूप से आप समझिए कि मजदूर गिरमिटिया कहा जाता था। इसी आधार पर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। कहने का अर्थ है ऐसे मजदूर जो बंधुआ मजदूर के रूप में एक देश से दूसरे देश स्थानांतरित किए जाते थे या बेच दिए जाते थे। उस समय मनुष्य को क्रय विक्रय करने की सभ्यता भी थी, तो उसे गिरमिटिया मजदूर भी कहा गया। वर्तमान में संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा इसे असंवैधानिक माना जाता है, क्योंकि मनुष्यों का क्रय विक्रय समाप्त कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न को समझेंगे आप। तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। उत्तर है 1923 में चित्तरंजन दास ने देशबंधु तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। स्वराज पार्टी के उद्देश्य थे प्रांतीय परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, स्वराज प्राप्त करना। स्वराज दल ने परिषदों में शोषणकारी, अन्यायपूर्ण तथा दमनकारी कानूनों का विरोध किया। स्वराज के लिए प्रबल मांगे उठाई गई। इस प्रकार स्वराज दल की स्थापना की गई और इसकी विशेष रूप से सराहना भी की गई।
तो इस प्रकार से आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम आपको अगले चरण में इसी प्रश्नों के क्रम को जारी रखेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें और सुचारू रूप से अध्ययन करते हुए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मातृभूमि।